अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो अभी तक हमने लास्ट क्लास में जो देखा था, तो हमने लास्ट क्लास में क्या हमने लास्ट क्लास में बॉन्ड पैरामीटर्स को ख़त्म किया था। हमने बॉन्ड एंगल एंड बॉन्ड एनर्जी को कंपेयर किया था। तो अब एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक, ये केमिकल बॉन्डिंग का भी टॉपिक है, ये ब्लॉक केमिस्ट्री का भी टॉपिक है। यहाँ से ब्लॉक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस भी आ जाएंगे। तो वो है फजान्स रूल। फजान्स रूल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चंस आता है एज फार एज योर जेई मेन हो, एडवांस्ड हो या आपका नीट हो, वहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। तो फजान्स रूल को अगर हम देखेंगे तो फजान्स रूल है क्या? हमें फजान्स रूल इज नथिंग बट कोवलेंट कैरेक्टर इन एन आयनिक बॉन्ड। जैसे अभी तक हमने पढ़ा था, अगर आपको याद होगा, मैंने बोला कि एक कोवलेंट बॉन्ड में आयनिक कैरेक्टर भी होता है और परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर का एक तरीका हमने पढ़ा था। वो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर का एक तरीका जो हमने पढ़ा था वो ये था कि दैट डाइपोल मोमेंट ऑब्जर्व्ड अपॉन डाइपोल मोमेंट theoretical upon theoretical dipole moment multiplied by 100%, theoretical dipole observed upon theoretical multiplied by 100%। ये हमने कहाँ पे पढ़ा था? जब हमने डाइपोल मूवमेंट पढ़ा तो डाइपोल मूवमेंट में हमने देखा था कि कैसे परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकालते हैं। और एक फॉर्मूला परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर, एक कोवलेंट बॉन्ड में कितना आयनिक कैरेक्टर है, और एक फॉर्मूला है वो ये है कि 16 इंटू डेल्टा ई एन। सपोज ए एंड बी में एक बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड। अब इसमें कितना परसेंट आयनिक कैरेक्टर है, और एक फॉर्मूला है, और ये फॉर्मूला जो है ये थ्योरेटिकल फॉर्मूला है और ये एक्सपेरिमेंटली हम परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर जो हमें निकलता है। तो थ्योरेटिकल फॉर्मूला ये है। तो डेल्टा ई एन, व्हाट इज डेल्टा ई एन? इट इज डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब ए और बी के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस में क्या है, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी। यानी कि जो यहाँ पे डेल्टा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ये मॉड है। मॉड मतलब आप b माइनस ए कर लो, a माइनस बी कर लो, आपको माइनस निकले या प्लस निकले, आपको प्लस ही लेना है। तो इट इज डेल्टा ई एन 16 इंटू चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन द टू बॉन्डेड एटम्स प्लस 3.5 मतलब ऑफ द टू बॉन्डेड एटम्स प्लस 3.5 इंटू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस का स्क्वायर, इसी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस का स्क्वायर। तो यहाँ से निकलता है परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर। और ये हम पढ़ते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में, ये हमने केमिकल बॉन्डिंग में ऑलरेडी पढ़ा है। आज हम पढ़ेंगे कि एक आयनिक बॉन्ड में कोवलेंट कैरेक्टर, मतलब द प्रेजेंस ऑफ कोवलेंट कैरेक्टर इन एन आयनिक बॉन्ड। एक आयनिक बॉन्ड में कितना कोवलेंट कैरेक्टर, कितना कोवलेंट नहीं, मैं डायरेक्टली बोलूंगा इतना कि आयनिक बॉन्ड में कोवलेंट कैरेक्टर होता है। कैसे होता है वही एक्सप्लेन करेगा फजान्स रूल, और फजान्स रूल के हिसाब से हम बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लेन फिर करते हैं। तो हमारा टॉपिक जो है दैट इज शाबाश कोवलेंट कैरेक्टर इन एन आयनिक बॉन्ड। कोवलेंट कैरेक्टर इन एन आयनिक बॉन्ड। तो मैंने क्या बोला? मैंने बोला जैसे एक कोवलेंट बॉन्ड में आयनिक कैरेक्टर होता है वैसे ही एक आयनिक बॉन्ड में कोवलेंट कैरेक्टर भी होता है। अब देख लो आयनिक बॉन्ड क्या होता है। ये एक पॉजिटिवली चार्जड कैटायन है, ये एक पॉजिटिवली चार्जड कैटायन है, और ये एक एनायन है। ये जो है ये एनायन है और ये एनायन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। एनायन मतलब उस पर नेगेटिवली चार्ज, मतलब वो नेगेटिवली चार्ज है, उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। सपोज ये इसका न्यूक्लियस है एनायन का, और ये जो है ये शाबाश इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। ये क्या है? ये इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। तो ये है एनायन। अब देख लो इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन है, तो उस अट्रैक्शन को ही हम आयनिक बॉन्ड बोलेंगे फॉर द टाइम बिंग। अब देख लो क्या होगा। ये कैटायन जो है, ये कैटायन इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को क्या करेगा? ये कैटायन इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अट्रैक्ट करेगा। ये कैटायन क्या होगा? ये इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अट्रैक्ट करेगा। तो मैं ये बोल रहा था कि ये कैटायन है और ये क्या है? ये कैटायन है और ये एनायन है। अब देख लो कैटायन जो है, अगर ये एनायन इस कैटायन के इलेक्ट्रिक फील्ड में आता है तो ये कैटायन इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो जब ये इसके मतलब इलेक्ट्रॉन क्लाउड मतलब इसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर मतलब अट्रैक्ट करेगा, तो ये सपोज फॉर एग्जाम्पल न्यूक्लियस तो ये है, तो ये इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है, इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड थोड़ा सा इसकी ओर शिफ्ट हुआ, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिवली चार्ज है। ऑब्वियसली पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज की ओर थोड़ा सा शिफ्ट होगा। अब देख लो ये जो इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड, अभी ये इंडिपेंडेंट एनायन था, अब देख लो अब बॉन्ड जब बन गया तो इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कैटायन एज वेल एज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एनायन। अभी तक इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो था दैट वाज
टोटली एनायन का। अब लेकिन ये अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कैटायन एज वेल, तो इसका मतलब क्या है, इस एनायन ने ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है इस कैटायन के साथ शेयर किया। इस एनायन ने इस अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस कैटायन के साथ क्या किया, शेयर। तो इसमें थोड़ा सा कौन सा कैरेक्टर आ गया, कोवलेंट कैरेक्टर। कोवलेंट कैरेक्टर मतलब जिसमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो। तो अभी तक ये इलेक्ट्रॉन था तो इनके बीच में अट्रैक्शन था, तो अट्रैक्शन इज नथिंग बट बॉन्ड। तो वो अट्रैक्शन जो दो अपोजिटली चार्जड आयंस के बीच में थी वो थी आयनिक बॉन्ड। वो बॉन्ड को हम बोलते हैं, उस अट्रैक्शन को हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। लेकिन इस टाइम में मतलब मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि ये कैटायन ये इस एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को जब अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड अब ओनली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एनायन नहीं है, ये ऑल्सो है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कैटायन। तो इसका मतलब क्या है, इसमें थोड़ा सा कोवलेंट कैरेक्टर भी आ गया। और ये कोवलेंट कैरेक्टर जो आता है ये आता है बिकॉज ऑफ पोलराइजेशन। बिकॉज ऑफ पोलराइजेशन इस फिनोमिनन को हम क्या बोलते हैं, इस फिनोमिनन को हम बोलते हैं पोलराइजेशन। जब ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड शिफ्ट होगा इस फिनोमिनन का नाम जो है, इसका हम नाम रखते हैं पोलराइजेशन। तो एक आयनिक बॉन्ड में कोवलेंट कैरेक्टर होता है ड्यू टू पोलराइजेशन। द प्रेजेंस ऑफ कोवलेंट कैरेक्टर इन एन आयनिक बॉन्ड, ये आप लिखोगे, द प्रेजेंस ऑफ कोवलेंट कैरेक्टर इन एन आयनिक बॉन्ड इज ड्यू टू, शाबाश, इज ड्यू टू पोलराइजेशन। अभी बस मैंने बोला कि एक आयनिक बॉन्ड में कोवलेंट कैरेक्टर होता है। अगर आप बस इतना ही याद रखोगे कि एक आयनिक बॉन्ड में कोवलेंट कैरेक्टर होता है, काफी है। तो कैसे होता है वो समझना इतना जरूरी नहीं है, मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश की। मैंने ये बोला कि जो कैटायन है और एनायन है, इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन थी। अब क्या हो गया, ये कैटायन इस एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी ओर खींचता है, ट्रैक करता है। तो जब भी इसको अपनी ओर खींचता है तो इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो होता है वो डिस्टॉर्ट होता है, डिस्टॉर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है। उसी डिस्टॉर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड का नाम है पोलराइजेशन। उसी डिस्टॉर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड का नाम क्या है, पोलराइजेशन। तो अब ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है ये अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कैटायन एज वेल एज एनायन है। तो इसका मतलब क्या है, इसमें आ गया, इस मतलब अब अभी तक उस बस पैसे बस उसके पास थे, अब मैंने उसको थोड़ा सा अपनी ओर अट्रैक्ट किया तो वो पैसे मेरे इन्फ्लुएंस के अंडर, मतलब दो शाबाश कॉइन्स या जो भी पैसे आर अंडर माई इन्फ्लुएंस एज वेल एज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दैट पर्सन जिसके वो ऑलरेडी थे। तो इसका मतलब क्या है, वो पैसे अब मेरे भी थोड़े से हैं उसके। तो इसमें थोड़ा सा कौन सा कैरेक्टर आ गया, कोवलेंट कैरेक्टर। पहले बस उसके पास पैसे थे, मेरे पास में पॉजिटिवली चार्ज था, लेकिन मैंने उसको अपनी ओर अट्रैक्ट किया। अब वो पैसे मेरे अंडर भी है, उसके अंडर भी है। तो इसका मतलब क्या है, अब इसमें थोड़ा सा, शाबाश, इसमें थोड़ा सा कौन सा कैरेक्टर आ गया, शेयरिंग वाला कैरेक्टर आ गया, यानी कि कोवलेंट कैरेक्टर आ गया। तो एक आयनिक बॉन्ड में जो कोवलेंट कैरेक्टर आता है वो आता है बिकॉज ऑफ द डिस्टॉर्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्लाउड, एंड डिस्टॉर्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज कॉल्ड एज पोलराइजेशन। तो हमारा टॉपिक जो है फजान्स रूल, वो फजान्स रूल नहीं है, वो असल में टॉपिक जो मेरा है वो है पोलराइजेशन। तो मेरा टॉपिक जो है वो है, शाबाश, क्या, पोलराइजेशन। मेरा टॉपिक है पोलराइजेशन। तो मैं पोलराइजेशन को थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। तो अगर आपको कोई बोलेगा शाबाश के एक आयनिक बॉन्ड में कोवलेंट कैरेक्टर क्यों होता है, तो आप बोलोगे बिकॉज ऑफ द डिस्टॉर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड, एंड डिस्टॉर्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ द एनायन इज नोन एज पोलराइजेशन। तो हम पढ़ेंगे पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन मैंने बोला, तो हम अब जो मेरा टॉपिक है दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग पोलराइजेशन, और यहां से मेरा क्वेश्चन आ जाएगा, फैक्टर्स अफेक्टिंग पोलराइजेशन। तो मेरा टॉपिक जो है वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग पोलराइजेशन, और फैक्टर्स अफेक्टिंग पोलराइजेशन जो है यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा। तो मेरा टॉपिक जो है वो इंपॉर्टेंट है, दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग पोलराइजेशन। शाबाश। सो फैक्टर्स अफेक्टिंग पोलराइजेशन, या इसी को आप ब्रैकेट में लिखोगे फजान्स रूल, फजान्स रूल्स भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे मैं इसको स्टार्ट करने से पहले दो चीज़ें बोलूँगा। फर्स्ट थिंग इज, शाबाश, पहली बात जो है वो ये है कि ड्यू टू पोलराइजेशन कोवलेंट कैरेक्टर्स आर इंट्रोड्यूस्ड इन एन आयनिक बॉन्ड, जो अभी मैं बोल रहा था। ड्यू टू, शाबाश, पोलराइजेशन, ड्यू टू पोलराइजेशन, शाबाश, कोवलेंट कैरेक्टर या कोवलेंट कैरेक्टर्स जो भी आप लिखोगे इज इंट्रोड्यूस्ड इन एन आयनिक बॉन्ड, इज इंट्रोड्यूस्ड इन एन आयनिक बॉन्ड।
एक आयनिक बॉन्ड में कोवलेंट कैरेक्टर क्यों होते हैं? बिकॉज ऑफ द डिस्टॉर्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्लाउड। अगेन मैं रिपीट करूंगा, मैंने बोला कि मैं कैटायन हूं, दूसरा एनायन है, एनायन के पास एक्स्ट्रा पैसे हैं, तो हम दोनों के बीच में एक अट्रैक्शन है, वो बॉन्ड था आयनिक बॉन्ड। लेकिन अब अगर हम मतलब मैंने उसको अट्रैक्ट किया तो वो पैसे मेरे इन्फ्लुएंस में भी आ गए, उसके इन्फ्लुएंस में तो ऑलरेडी थे, तो इसका मतलब क्या है, वो पैसे जो है वो अब मेरे इन्फ्लुएंस में भी है, अंडर दैट पर्सनस इन्फ्लुएंस एज वेल, तो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दैट पर्सन एज वेल। तो इसका मतलब क्या है, अब हम दोनों के बीच में कौन सा कैरेक्टर आ गया? शेयरिंग वाला कैरेक्टर आ गया, दैट इज कोवलेंट कैरेक्टर। था तो ये आयनिक बॉन्ड, इसमें आ गया कोवलेंट कैरेक्टर। तो डिस्टॉर्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्लाउड की वजह से क्या आता है? कोवलेंट कैरेक्टर। एंड डिस्टॉर्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज नोन एज शाबाश पोलराइजेशन। सो ड्यू टू पोलराइजेशन कोवलेंट कैरेक्टर इज इंट्रोड्यूस्ड इन एन आयनिक बॉन्ड। तो पहला पॉइंट। सेकेंड इज ग्रेटर द एक्सटेंट ऑफ पोलराइजेशन, ये काम आ जाएगा। ग्रेटर द एक्सटेंट ऑफ पोलराइजेशन, अभी मैं फैक्टर्स पे नहीं आया, मैं बस आपको बोल रहा हूं कि ये दो पॉइंट्स आप याद रखोगे। ग्रेटर द एक्सटेंट ऑफ पोलराइजेशन, शाबाश, ग्रेटर द एक्सटेंट ऑफ पोलराइजेशन, जितनी ज़्यादा पोलराइजेशन होगी, जितनी ज़्यादा डिस्टॉर्शन होगी, शाबाश शाबाश, ग्रेटर विल बी द कोवलेंट कैरेक्टर। ग्रेटर विल बी द कोवलेंट कैरेक्टर। जितनी पोलराइजेशन ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा क्या होगा? उतना ज़्यादा होगा कोवलेंट कैरेक्टर। तो ये दो पॉइंट्स आप कॉपी पे लिखोगे। अब हम फैक्टर्स पे आ जाएंगे। तो मैंने क्या बोला कि पोलराइजेशन की वजह से कोवलेंट कैरेक्टर आ जाता है, और जितनी ज़्यादा पोलराइजेशन होगी उतना ज़्यादा क्या होगा? शाबाश, उतना ज़्यादा क्या होगा? कोवलेंट कैरेक्टर, उतना ज़्यादा क्या होगा? कोवलेंट कैरेक्टर। अब देख लो, इसके बाद शाबाश, इसके बाद क्या है? इसके बाद एक टर्म है दैट इज पोलराइजेशन पावर। पोलराइजेशन पावर या पोलराइजिंग पावर भी आप बोल सकते हो, मैं शॉर्ट में इसको पीपी लिखूंगा, पोलराइजेशन पावर या पोलराइजिंग पावर। तो आप पहले लिखोगे टेंडेंसी, हाँ, फर्स्ट थिंग इज दैट इट इज डिफाइंड फॉर कैटायन। पोलराइजेशन पावर जो है ये हम किसके लिए डिफाइन करते हैं? इट इज डिफाइंड फॉर ए कैटायन। सो इट इज डिफाइंड फॉर ए कैटायन। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा शाबाश टेंडेंसी, टेंडेंसी ऑफ ए कैटायन टू पोलराइज द इलेक्ट्रॉन क्लाउड of an anion. Tendency of a cation to polarize the electron cloud of an anion. टू पोलराइज द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एन एनायन। तो उसी को हम बोलेंगे क्या? पोलराइजेशन पावर या पोलराइजिंग पावर। तो मैंने बोला ये जो पोलराइजेशन पावर है ये बस और बस हम डिफाइन करते हैं कैटायन के लिए, हम एनायन के लिए डिफाइन नहीं करते हैं। सपोज मैं कैटायन हूँ, मेरा कितना पावर है सो दैट मैं उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टॉर्ट करूँ, उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को पोलराइज करूँ, तो ये मेरा पावर है। तो ये किसका पावर होता है? किसकी टेंडेंसी होती है, किसकी एबिलिटी होती है? कैटायन की। तो ये याद रखोगे आप, शाबाश। हम दो टर्म्स है और एक टर्म आगे आएगी पोलराइजेबिलिटी। पोलराइजेबिलिटी को हम एनायन के लिए डिफाइन करेंगे कि यानी कि एक एनायन मतलब कितना पोलराइज होगा, तो वो हम आगे देखेंगे पोलराइजेबिलिटी। फिलहाल पोलराइजेशन पावर, सो इट इज डिफाइंड ओनली फॉर ए कैटायन, इट इज डिफाइंड ओनली फॉर ए कैटायन। और ये टेंडेंसी ऑफ ए कैटायन, इट इज द एबिलिटी ऑफ ए कैटायन टू पोलराइज द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एन। ये कितना पोलराइज करेगा किसको? इलेक्ट्रॉन क्लाउड को। किसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को? एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को। तो अब मैं एक सिंपल सी एग्जांपल यहां पे बोलूंगा। मेरे पास है एक शाबाश पॉजिटिवली चार्जेड कैटायन, एक पॉजिटिवली चार्जेड कैटायन। तो अभी यहां पे है एनायन, ये है इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनायन, ये है एनायन का न्यूक्लियस। अब देख लो, अब दूसरा जो है, दूसरा इस पे +1 चार्ज है, इस पे क्या है? इस पे +1 चार्ज है। दूसरा जो है उस पे +2 चार्ज है, उस पे चार्ज ज्यादा है। एक की चार्ज कम है, दूसरे की चार्ज ज्यादा है। अब देख खुद ही आप मुझे बोलो, आपका कॉमन सेंस क्या बोलता है कि जिस पे चार्ज ज्यादा है, जिस पे चार्ज ज्यादा है वो उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को ज्यादा डिस्टॉर्ट करेगा, कि यहाँ जिस पे कम चार्ज है वो उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को ज्यादा डिस्टॉर्ट करेगा। मैं आपको ऐसे समझाऊंगा। दो आदमी है, एक इश्क कार्ज कम, बेशक कार्ज ज्यादा, एक पे कम पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे पे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है। अब अगर जिसको मतलब कर्ज, जिसका कर्ज क्या है? कम, तो ऑब्वियस है वो उतना ज्यादा इन पैसों को अट्रैक्ट नहीं करेगा एज कंपेयर टू जिस पे बहुत ज्यादा कर्ज
चार्ज है ऑब्वियसली वो पैसों को और ज़्यादा अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो सिमिलरली जिसका चार्ज ज़्यादा होगा उसका शाबाश उसका पोलराइजेशन पावर ज़्यादा होगा। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा ये पोलराइजेशन पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज, यानी कि जितना कैटायन का चार्ज ज़्यादा होगा उतना उसकी ज़्यादा टेंडेंसी है टू अट्रैक्ट या टू डिस्टॉर्ट या टू पोलराइज द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ द एनायन। एंड सेकंड इज साइज, सेकंड फैक्टर दैट अफेक्ट्स दिस पोलराइजेशन पावर इज साइज। अब देख लो साइज का मतलब क्या मतलब है, मेरे पास ये पॉजिटिवली चार्ज है, दूसरा उस पर भी पॉजिटिव चार्ज है लेकिन वो बड़ा है, दूसरा उस पर भी पॉजिटिव चार्ज है लेकिन वो बड़ा है। मैं आपको ऐसी बात बोलूँगा कि मेरे पास क्या है, एक छोटा आदमी है और शाबाश और एक बड़ा आदमी है, या मैं ऐसे बोलूँगा शॉर्ट में जिसका साइज ज़्यादा होगा। एक बड़ी फैमिली है, एक छोटी फैमिली है, छोटी फैमिली का कर्जा भी एक मतलब सपोज 100 रुपीज़ है, बड़ी फैमिली का कर्जा भी क्या है 100 रुपीज़ है। तो ओबियसली जो छोटी फैमिली यानी कि छोटी फैमिली में मेरा मतलब है कि उसमें बस एक आदमी जो है, एक आदमी पे पूरा कर्जा है 100 रुपीज़। एक बड़ी फैमिली है जिसमें 5-6 आदमी हैं तो उस पे कर्जा है 100 रुपीज़। तो ओबियसली ज़्यादा कर्जा किस पे है, अगर मैं मतलब नेट देखूं तो ज़्यादा कर्जा किस पे है, मैग्नीट्यूड वाइज तो कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन वैसे अगर देखा जाए तो ओबियसली मेरे पास 100 रुपीज़ है और एक ग्रुप के पास 100 रुपीज़ है, तो ओबियसली मेरे 100 रुपीज़ का वैल्यू ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि वो ग्रुप में जब डिस्ट्रीब्यूट होगा तो उनको तो 100 सबों को नहीं आएगा, उनको तो कम ही आएगा। तो सिमिलरली एक बड़ा कैटायन है और एक छोटा कैटायन है, तो जितना कैटायन छोटा होगा उतनी उस पर चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी, उतनी उस पर चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी, और जितनी उस पर चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी शाबाश उतना वो ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा किस पे, शाबाश उतना वो ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा एनायन को। तो मैं यहाँ पे बोलूँगा दैट इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। तो ये जो पोलराइजेशन पावर है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज एंड इनवर्सली यानी कि जितना छोटा कैटायन होगा उतना ओबियसली जितना छोटा कैटायन होगा उतना ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड को ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। जितना बड़ा कैटायन होगा, देखो कैटायन का मतलब क्या है, इसमें प्रोटॉन ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन कम है, एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा है तभी तो एक पॉजिटिव चार्ज है। सपोज Na पॉजिटिव है, Na पॉजिटिव का मतलब क्या है, उसमें प्रोटॉन कितने, उसमें प्रोटॉन 11 है लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हैं, शाबाश इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन एक कम है 10 है। तो अगर हम दूसरा देखेंगे Li पॉजिटिव में भी पॉजिटिव चार्ज है, तो Li पॉजिटिव का साइज छोटा है तो उसके अपने इलेक्ट्रॉन जो है Li पॉजिटिव है इसका साइज छोटा है, ये Na पॉजिटिव है इसका साइज बड़ा है, तो ये पॉजिटिव चार्ज अपने इलेक्ट्रॉन को कम खींचेगा, ये पॉजिटिव चार्ज अपने इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा खींचेगा। तो ओबियसली जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है तो ओबियसली उसको भी ज़्यादा कौन खींचेगा, ये जब ये अपने इलेक्ट्रॉन को कम खींचता है तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को क्या खींचेगा, उसको तो और कम खींचेगा ना। तो इसका यही मतलब है कि जिसका साइज छोटा होगा वो ज्यादा इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, वो ज्यादा उस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को पोलराइज करेगा। तो आप बस इतना याद रखोगे कि एक पोलराइजेशन पावर किसका, कैटायन का क्या एनायन का, पोलराइजेशन पावर ऑलवेज कैटायन के लिए डिफाइन होता है। तो पोलराइजेशन पावर जिसका मतलब शाबाश जिस कैटायन का चार्ज ज्यादा उसका पोलराइजेशन पावर ज्यादा, और जिस कैटायन का साइज ज्यादा उसका पोलराइजेशन पावर कम। तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज एंड। तो आप बस ये याद, कोई इस चीज को चार्ज डेंसिटी भी बोलता है, तो अगर आप याद रखोगे दैट इट इज चार्ज डेंसिटी, फिर कोई बोलता है चार्ज डेंसिटी चार्ज पर यूनिट एरिया या चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, उसके साथ मुझे कुछ लेना देना नहीं है। बस ओनली आप ये याद रखोगे दैट जिस पे चार्ज ज्यादा उस पे पोलराइजेशन पावर, उसका पोलराइजेशन पावर ज्यादा, जिसका साइज कम उसका पोलराइजेशन पावर ज्यादा। तो पोलराइजेशन पावर आप कैटायन आप ये याद रखोगे। तो अब देख लो पोलराइजेशन पावर आपको समझ में आ गया। अब क्वेश्चन आ जाएगा इनमें से मुझे बोलो कि ज्यादा पोलराइजेशन पावर किसका है, इसमें से मुझे बोलो कि ज्यादा पोलराइजेशन। तो आप टॉपिक का नाम लिखोगे कंपैरिजन ऑफ, शाबाश कंपैरिजन ऑफ पीपी। कंपैरिजन ऑफ पीपी मतलब कंपैरिजन ऑफ पोलराइजेशन पावर। तो इसमें सबसे पहले आप लिखोगे इफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज सेम, if electronic configuration is same, if electronic configuration is same, if electronic configuration is same, आप सिंपल लिखोगे that polarization power is directly proportional to charge upon size ratio।
अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है सेम, तो इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। नीट वाले बस यही याद रखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज सेम। अगर वो याद नहीं भी रखेंगे कोई परेशानी नहीं। लेकिन जो जेई मेंस या एडवांस्ड में जाएंगे उसके लिए ये इंपॉर्टेंट है, ये कंडीशन। शाबाश। इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज अपॉन साइज। तो मैं कुछ एग्जांपल्स दूंगा, आप मुझे पोलराइजेशन पावर का ऑर्डर मुझे बोलोगे। मेरे पास है Li पॉजिटिव, मेरे पास है Na पॉजिटिव, मेरे पास है K पॉजिटिव, शाबाश, सोडियम लिथियम सोडियम पोटेशियम, शाबाश, रुबिडियम, Rb पॉजिटिव, और मेरे पास है Cs पॉजिटिव। नाउ द क्वेश्चन इज कि किसका पोलराइजेशन पावर ज्यादा, सभी कैटायन है, किसका पोलराइजेशन पावर ज्यादा होगा? इस पे कितना चार्ज? +1 +1 +1 +1 +1, हर एक पे चार्ज सेम। तो इसका मतलब क्या है? चार्ज जो है वो सेम है, चार्ज जो है वो सेम है। शाबाश। तो अगर चार्ज सेम है, चार्ज के बाद हम क्या देखेंगे? साइज। चार्ज के बाद हम क्या देखेंगे? साइज। तो यही दो चीजें हैं, शाबाश, चार्ज और साइज। इसके बाद हम देखेंगे शाबाश साइज। अब देख लो, चार्ज तो देखा, चार्ज हर एक के पास सेम है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी सेम है। क्यों? क्योंकि ये अल्कली मेटल्स है, और अल्कली मेटल्स ग्रुप 1 मेटल्स, इन सबों की आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है। तो इसका मतलब क्या है? हम डायरेक्टली चार्ज अपॉन साइज पे साइज पे आ जाएंगे। अब देख लो, शाबाश, चार्ज सबों का सेम। अब साइज देखेंगे, डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस। क्यों डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस? क्यों? क्योंकि डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज। तो सबसे ज्यादा साइज किसका होगा? CS। इसका साइज सबसे ज्यादा। अगर साइज सबसे ज्यादा तो पोलराइजेशन पावर क्या होगा? कम। इसका साइज सबसे कम, क्योंकि ये ऊपर है पीरियोडिक टेबल के, लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम। तो ऊपर वाले का साइज कम, इसका पोलराइजेशन पावर क्या होगा? ज्यादा। तो इसका मतलब क्या है? शाबाश, इसका मतलब है किस कैटायन का पोलराइजेशन पावर ज्यादा होगा? Li पॉजिटिव का। अब मेरा क्वेश्चन है, LiCl और NaCl और KCl, चलो 3 काफी है, इनमें ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर किसमें होगा? तीनों आयनिक बॉन्ड है, ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर किसमें होगा? तो मैंने एक पॉइंट लिखा है, अगर आपको याद होगा, मैंने पॉइंट लिखाया, शाबाश, ग्रेटर द extent of polarization, greater the extent of polarization, शाबाश, more is the covalent character, greater is the covalent character। तो सबसे ज्यादा पोलराइजेशन कौन करेगा? Li पॉजिटिव। तो सबसे ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर, तो ये जो है ये है कोवलेंट कैरेक्टर ऑर्डर। क्या है? कोवलेंट कैरेक्टर ऑर्डर। C कैरेक्टर मतलब कोवलेंट कैरेक्टर। LiCl NaCl और KCl में सबसे ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर किसका होगा? शाबाश, सबसे ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर होगा LiCl का। हाँ, वन मोर क्वेश्चन इज, आप देखोगे ऐसे क्वेश्चन आप फ्रीक्वेंटली देखोगे, शाबाश, Be2 पॉजिटिव, Be2 पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव, Ca2 पॉजिटिव, Ca2 पॉजिटिव, Sr2 पॉजिटिव, Ba2 पॉजिटिव, शाबाश, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अगेन सेकेंड ग्रुप है, तो शाबाश, साइज है, चार्ज हर एक के पास 2 2 2 2 एंड 2। अगर चार्ज सेम है तो इसके बाद हम देखेंगे शाबाश साइज, डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेज, शाबाश, कोवलेंट पोलराइजेशन, ये है पोलराइजेशन पावर ऑर्डर, ये है पोलराइजेशन पावर ऑर्डर। तो ऑब्वियसली जो Be2 पॉजिटिव का कोई भी कंपाउंड होगा, Be2 पॉजिटिव का पोलराइजेशन पावर क्या है? ज्यादा। Be2 पॉजिटिव के आप S ब्लॉक में जब भी देखोगे तो आप देखोगे कि Be2 पॉजिटिव एनॉमलस बिहेवियर दिखाता है। इसके सारे ऑलमोस्ट शाबाश, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ इट्स कंपाउंड्स आर प्रेडोमिनेंटली कोवलेंट, शाबाश, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ इट्स कंपाउंड्स आर प्रेडोमिनेंटली कोवलेंट। किसके सारे कंपाउंड्स प्रेडोमिनेंटली कोवलेंट होते हैं? शाबाश, Be2 पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि इसका पोलराइजेशन पावर ज्यादा है। तो ऑब्वियसली इसका कंपाउंड जो भी होगा, जितनी ज्यादा पोलराइजेशन होगी उतना कोवलेंट कैरेक्टर क्या होगा? ज्यादा। तो इसीलिए Be2 पॉजिटिव के मैक्सिमम कंपाउंड, मैक्सिमम क्या, लगभग सारे क्या, इवन BeF2 मतलब जिसमें फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम BeF2 भी कोवलेंट। क्यों? क्योंकि Be2 पॉजिटिव जो है, शाबाश, इसका पोलराइजेशन पावर सबसे ज़्यादा है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। तो मैंने क्या बोला कि जिसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है, सीधे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम, मेरा मतलब है कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है, तो सभी एक ही ग्रुप के मेंबर है। तो शॉर्ट में आप याद रखोगे, स्मॉलर द कैटायन, greater is the polarization power and hence greater is the covalent character of its compound। तो इसका मतलब क्या है? शाबाश, मतलब smaller the cation
स्मॉलर द कैटायन, शाबाश, ग्रेटर इज द पोलराइजेशन पावर, ग्रेटर इज द पोलराइजेशन पावर, उतना ज़्यादा क्या होगा पोलराइजेशन, और जितना ज़्यादा पोलराइजेशन पावर होगा उतना शाबाश उसका कंपाउंड क्या होगा, वो कोवलेंट होगा। अब देख लो स्मॉलर द कैट, ये आपको समझ में आया होगा, लेकिन इसके लिए कंडीशन है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक तो सेम होनी चाहिए, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सेकंड कंडीशन क्या है कि चार्ज भी सेम होना चाहिए, क्योंकि अगर चार्ज डिफरेंट है तो तब क्या है, तब मुझे देखना है ये पोलराइजेशन पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज अपॉन साइज। जैसे और एक क्वेश्चन में देखूंगा, मतलब बोलूंगा यहाँ पे, वो है कि Na पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव और Al3 पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव एंड Al3 पॉजिटिव, शाबाश, Na पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव एंड Al3 पॉजिटिव। इसमें मुझे बोलो सबसे ज़्यादा पोलराइजेशन पावर क्या है, किसका होगा, या पोलराइजेशन पावर ऑर्डर क्या है। अब देख लो, इस पे +1 चार्ज, इस पे +2, इस पे +3, चार्ज के हिसाब से सबसे ज़्यादा होना चाहिए ये, सही, ये है चार्ज के हिसाब से। अब साइज के हिसाब से सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ये एक ही पीरियड के मेंबर है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। आपने 10th में भी ये पढ़ा है, 11th में भी पढ़ा है, एंट्रेंस में भी पढ़ा है, दैट अलोंग ए पीरियड साइज रिड्यूस या साइज डिक्रीजेस बिकॉज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। तो सबसे छोटा साइज किसका है, अलोंग ए पीरियड साइज डिक्रीजेस। तो इन तीनों में बड़ा ये है, छोटा ये है, तो जो छोटा है उसका पोलराइजेशन पावर क्या होगा, ज्यादा। तो साइज के हिसाब से भी यही है, तो साइज भी इसी को फॉलो करता है, चार्ज भी इसी को फॉलो करता है। तो इसका मतलब है पोलराइजेशन पावर क्या होगा, Na पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव और Al3 पॉजिटिव में किसका पोलराइजेशन पावर ज़्यादा होगा, वो Al3 पॉजिटिव का होगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया। और हाँ, वैसे भी और एक पॉइंट आप यहाँ पे याद रखोगे, देखो इसका एटॉमिक नंबर इज 11, इसका 12, इसका 13। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देख लो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज 11 - 1 इज 10 क्योंकि एक लॉस किया है, 12 - 2 इज 10 एंड इसमें 13 - 3 इज 10। तीनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, सेम। तो इन स्पीशीज को बोलते हैं हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। क्या बोलते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। तो आप लिखोगे फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक कैटाइंस, लिखोगे आप आइसो इलेक्ट्रॉनिक, फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक कैटाइंस, फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक कैटाइंस, शाबाश। For isoelectronic cations, polarization power is directly proportional to charge. Polarization power is directly, अगर isoelectronic है तो बस चार्ज देख लो काफ़ी है। क्या ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, हाँ, तो चार्ज देख लो, चार्ज किसका ज़्यादा है, Al3 पॉजिटिव का, तो इसका पोलराइजेशन पावर क्या है, ज़्यादा। अच्छा, अब मुझे बोलो NaCl, MgCl2 और AlCl3 में सबसे ज़्यादा कोवलेंट कौन होगा। देखो पोलराइजेशन Cl एनायन तो सेम है, तो पूरा डिपेंड करता है कैटायन पे। यहाँ पे कैटायन है Na पॉजिटिव, Mg पॉजिटिव एंड Al3 पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव एंड Al3 पॉजिटिव। तो ओब्वियसली जिसका पोलराइजेशन पावर ज़्यादा, तो वो एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को ज़्यादा डिस्टॉर्ट करेगा, उसको ज़्यादा पोलराइज करेगा, यानी कि उतनी ज़्यादा पोलराइजेशन होगी, और जितनी ज़्यादा पोलराइजेशन होगी उतना कोवलेंट कैरेक्टर क्या होगा, ज़्यादा। तो मैंने लिखा है, शाबाश। तो अगर आप लोग ये भी लिख सकते हो दैट कोवलेंट कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन। जितनी ज़्यादा पोलराइजेशन होगी उतना ज़्यादा क्या होगा, कोवलेंट कैरेक्टर। और जो राजभाग मतलब वाले हैं उन लोगों को मैंने बोला है दैट AlCl3 जो है इट एग्जिस्ट्स एज ए डाइमर इन नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक बेंजीन, या पी ब्लॉक में पढ़ोगे, पी ब्लॉक में जब आप बोरान फैमिली पढ़ोगे, AlCl3 नॉन पोलर सॉल्वेंट में एग्जिस्ट करता है एज डाइमर मतलब शाबाश दूसरा AlCl3 भी आ जाएगा। क्यों, क्योंकि AlCl3 के पास कौन सा कैरेक्टर है, शाबाश, AlCl3 पे मतलब ये कौन सा, इसमें क्यों कोवलेंट कैरेक्टर जो है वो ज़्यादा है। तो एज ए रिजल्ट ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। क्यों है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, क्योंकि Cl फॉर एग्जाम्पल ऐसे मैं बनाऊंगा, तो इसके पास शाबाश वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, एल्युमिनियम बोरॉन फैमिली है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3, 1 2 3 बॉन्ड, 1 2 2 एंड 2 इज 6 ओनली, वैलेंस शेल में ओनली 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। तो ये एज ए रिजल्ट क्या करेगा, ये डाइमर बनाएगा। तो डाइमर बनाने से क्या होगा, इसकी वैलेंसी कंप्लीट होगी। उतना डिटेल में मैं पी ब्लॉक में नहीं घुसूंगा, लेकिन मैंने बोला कि AlCl3 जो है ये कोवलेंट कंपाउंड होता है। क्यों, क्योंकि इसमें शाबाश
तो ऐसा था क्या, मतलब जब इस इन कैटायंस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, सेम। इलेक्ट्रॉनिक आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, सेम। अब क्या है, अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है, वो डिफरेंट है। सेकेंड केस है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो डिफरेंट है, लेकिन चार्ज क्या है, बट चार्ज इज सेम। या चार्ज को छोड़ो डायरेक्टली, अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, डिफरेंट है, तो यहाँ पे मैं एक पॉइंट लिखाऊंगा, वो आप याद रखोगे। मैं लिखूंगा ऐसे, अगर उस कैटायन में क्या है, अगर उस कैटायन में सीडो PIG इज सीडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, उस कैटायन में कौन सी कॉन्फ़िगरेशन है, सीडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि आउटर मोस्ट शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स है। आउटर मोस्ट शेल में क्या है, 18 इलेक्ट्रॉन्स है। उसी को हम बोलते हैं सीडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। अगर उसमें सीडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है तो उसका पोलराइजेशन पावर जो है, उसका पोलराइजेशन पावर ज़्यादा होगा। क्यों होगा पोलराइजेशन पावर ज़्यादा? क्योंकि इनमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होता है, और जितना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा उतना ये दूसरे के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, ज़्यादा डिस्टॉर्ट करेगा, ज़्यादा पोलराइज करेगा। तो मुझे मतलब उसके साथ कुछ लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे अगर कोई रीज़न लिखेगा Z इफेक्टिव इनका क्या होता है, ज़्यादा, तो उस वजह से इनमें का पोलराइजेशन पावर क्या होता है, ज़्यादा। तो ये अगर याद भी नहीं रहेगा कोई बात नहीं। नॉन आईजी का मतलब है नॉन इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। वो कंपाउंड्स जिनमें इनर्ट गैस, वो मतलब कैटायंस जिनमें इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या है कि आउटर मोस्ट शेल में ना 8 इलेक्ट्रॉन है ना 18 इलेक्ट्रॉन है। और इनर्ट गैस, थर्ड वन इज आईजी का मतलब क्या है, इनर्ट गैस का मतलब क्या है, जिनके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 8 इलेक्ट्रॉन्स है। तो अगर आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है तो उनका पोलराइजेशन पावर सबसे कम होता है, क्योंकि इनका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होता है। अगर सीडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है, यानी कि आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 18 इलेक्ट्रॉन्स है, तो उनका Z इफेक्टिव ज्यादा होता है, तो पोलराइजेशन पावर ज्यादा होता है। अगर नॉन इनर्ट गैस, यानी कि 18 भी नहीं है 8 भी नहीं है, वो बीच में आते हैं, तो इसका मतलब क्या है, दिस इज नॉन इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। हाँ देख लो, ये याद रखोगे आप। ये 8 इलेक्ट्रॉन इनर्ट गैस उन कैटाइंस में होती है, उन कैटाइंस में होगी जो S और P ब्लॉक होंगे, और P ब्लॉक में भी ओनली अप टू थर्ड पीरियड। तो अगर P ब्लॉक का कोई कैटायन है अप टू थर्ड पीरियड, या S ब्लॉक कोई भी, और ये जो होता है ये ज्यादातर होता है D ब्लॉक में, नॉट ऑल D ब्लॉक, स्कैंडियम इसमें नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी D ब्लॉक प्लस P ब्लॉक के वो एलिमेंट्स शाबाश, जो फ्रॉम फोर्थ पीरियड, उनमें पॉसिबिलिटी है सीडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, और S और P ब्लॉक अप टू थर्ड पीरियड में इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबिलिटी है। तो आप बस इसको याद रखोगे। मिशन गोट याद था उनके, हम इस पे आ जाएंगे आगे। फिलहाल बस आप ये ऑर्डर याद रख लो कि सीडो इनर्ट गैस का पोलराइजेशन पावर ज़्यादा होता है दैन नॉन इनर्ट गैस, और उनका ज़्यादा होता है दैन इनर्ट गैस। शाबाश। मैं कुछ क्वेश्चंस लिखूंगा यहाँ पे, आप उन्हीं क्वेश्चन से मुझे बोलोगे, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। मैं देखो मेरे पास क्या है, मेरे पास है P इज फॉस्फोरस 5+। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले देखेंगे इसमें कौन सी कॉन्फ़िगरेशन है, सीडो इनर्ट गैस है कि नॉन इनर्ट गैस है। अब देख लो, फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर क्या है, 14। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6। शाबाश। फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर इज 15। शाबाश। सिलिकॉन एंड फॉस्फोरस, हाँ 15। 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p3 आ गया 15। 5+ का मतलब है 5 लॉस किए, 5 लूज किए इसने, तो 2 यहाँ पे 3 यहाँ पे, तो 5 निकले। तो इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2s2 + 2s6, यानी कि आउटर मोस्ट शेल में 2 + 6 2 + 6 2 + 6 इज 8, यानी कि आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन जो है उसको हम IG बोले, नॉन IG बोलेंगे कि PIG बोलें, उसको हम बोलेंगे क्या, शाबाश, उसको हम बोलेंगे शाबाश
नॉन मतलब उसको हम बोलेंगे Ig, इसको आप लिखोगे नॉन PIG। नॉन PIG मतलब नॉन सीडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, मतलब वही है, नॉन IG लिखो या नॉन PIG लिखो, मतलब एक ही है। तो नॉन पेग, पेग या एग, शाबाश। इसके बाद क्या है मेरे पास है, फॉर एग्जांपल मेरे पास है Cu2 पॉजिटिव और Cu2 पॉजिटिव और Na पॉजिटिव, Cu2 पॉजिटिव और Na पॉजिटिव। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको देखना है, या Cu2 पॉजिटिव और Na पॉजिटिव पे बाद में आ जाएंगे, पहले Ca2 पॉजिटिव और Zn2 पॉजिटिव, बाद में नॉन इनर्ट गैस को लाएंगे। Ca2 पॉजिटिव और Zn2 पॉजिटिव, इसके पोलराइजेशन पावर को क्या करना है, कंपेयर करना है। तो सबसे पहले देख लो, ये D ब्लॉक है, ये S ब्लॉक है, तो D ब्लॉक एंड S ब्लॉक है। तो सबसे पहले मैं इस चीज़ पे आ जाऊंगा, मैं ये देखूंगा D ब्लॉक है और S ब्लॉक है, तो मैं ये चीज़ देखूंगा। और देख लो इसकी आउटरमोस्ट इसकी कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, और 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं तो वो यहाँ से निकले क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 20 है। तो आउटरमोस्ट शेल में 6 + 2 = 8, तो इसका मतलब है ये है Ig। अब देख लो Zn का एटॉमिक नंबर इज 30 मतलब आर्गॉन 18 4s2 3d10, और 2 लॉस किए हैं वो 2 4s से निकलेंगे। तो जब 4s से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगी, 3d10। तो 3d10 मतलब शाबाश 3d10, और हाँ आर्गॉन 18 मतलब 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड 3d10। अब देख लो शाबाश, आउटर मोस्ट शेल इज थर्ड शेल इज 3 3 एंड 3, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन, 10 + 6 + 2 इज शाबाश 18, 10 + 6 + 2 इज 18। तो इसका मतलब क्या है, इसके आउटर मोस्ट शेल में 18 इलेक्ट्रॉन है। आर्गॉन को मैंने लिखा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d10, 4s से 2 इलेक्ट्रॉन निकले, तो थर्ड n = 3, यानी कि थर्ड शेल आउटर मोस्ट शेल है, 2 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने, 18। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो है PIG, यानी कि सीडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो पोलराइजेशन पावर ज्यादा किसका होगा, शाबाश डायरेक्टली Zn2 पॉजिटिव का PIG। क्यों, क्योंकि इसका Z इफेक्टिव ज्यादा होता है। तो Z इफेक्टिव आई डोंट नो आप लोगों ने पढ़ा कि नहीं पढ़ा, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप डायरेक्टली ये ऑर्डर याद रख लो, क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो Zn2 पॉजिटिव और Ca2 पॉजिटिव में ज्यादा पोलराइजेशन पावर किसका होगा, Zn2 पॉजिटिव का होगा। तो अगर मैं आपको बोलूंगा कि CaCl2 और ZnCl2 में ज्यादा कोवलेंट कौन है, CaCl2 और ZnCl2 में ज्यादा कोवलेंट कौन है, मैं डायरेक्टली लिखूंगा ZnCl2 ज्यादा कोवलेंट है, ZnCl2 ज्यादा कोवलेंट। तो कोवलेंट कैरेक्टर ऑर्डर अगर हम देखेंगे तो वो ZnCl2 का ज्यादा मतलब कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा है एज कंपेयर टू CaCl2। क्यों, क्योंकि Zn2 पॉजिटिव का पोलराइजेशन पावर ज्यादा है। जितना पोलराइजेशन पावर ज्यादा होगा उतना कोवलेंट कैरेक्टर क्या होगा, ज्यादा। और एक पॉइंट मैं यहां पे लिखाऊंगा, शाबाश, हाँ CuCl और NaCl, अभी मैंने एक एग्जांपल लिखी थी, दैट वाज CuCl एंड NaCl, और एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखी थी, दैट वाज CuCl एंड NaCl। CuCl एंड NaCl में मुझे कंपेयर करना था। अब देख लो CuCl एंड NaCl में मुझे क्या करना है, मुझे कोवलेंट कैरेक्टर कंपेयर करना है। तो Cl सेम है, तो असल में ये Cu पॉजिटिव है, ये Na पॉजिटिव है। मैं पोलराइज, जब भी कोवलेंट कैरेक्टर का क्वेश्चन आ जाएगा मैं पोलराइजेशन चेक करता हूँ और उसी पोलराइजेशन से मैं कोवलेंट कैरेक्टर बाद में निकालता हूँ। तो इसका एटॉमिक नंबर इज 11, इसका इज 29, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 शाबाश 4s1 एंड 3d10। अगर आपको याद होगा इसकी होती है शाबाश एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इसका होगा 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1। अब देख लो इसमें भी +1 चला गया, इलेक्ट्रॉन कौन बाहर निकलता है, आउटर मोस्ट शेल इज 4s1, n = 4, यहां से एक इलेक्ट्रॉन, यहां पे आउटर मोस्ट इज 3s1, तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन। तो यहां पे आउटर मोस्ट शेल में कितने बचे, 2s2 एंड 2p6, जो अब बाहर वाली शेल बच गई 2 and 2, 6 + 2 = 8। यहां पे आउटर मोस्ट शेल कौन है, 3 एंड 3, 10 + 6 + 2 इज शाबाश 10 + 6 + 2 इज कितना, 18, 10 + 6 + 2 इज कितना, 18। तो इसका मतलब क्या है, शाबाश, इसका मतलब क्या है, इसमें है PIG और इसमें क्या है, इसमें है IG। तो ज़्यादा कोवलेंट, ज़्यादा पोलराइजेशन पावर किसका होगा, Cu पॉजिटिव का, शाबाश, ज़्यादा पोलराइजेशन पावर किसका होगा, Cu पॉजिटिव का।
और शाबाश कम पोलराइजेशन पावर किसका होगा, कम पोलराइजेशन पावर होगा किसका, Na पॉजिटिव का। तो CuCl विल बी मोर कोवलेंट एज कंपेयर टू NaCl। हाँ, तो अब थोड़ा सा मैं डी ब्लॉक में घुस जाऊंगा। डी ब्लॉक जो है, शाबाश, डी ब्लॉक जो है, डी ब्लॉक हमें इसके बाद पढ़ना है, लेकिन डी ब्लॉक में भी हम फजान जरूर कहाँ पे एप्लीकेबल हो। एस एंड पी तो बहुत सिंपल है, एस पी आपको देख के ही आ जाएगा। एस तो हमने देखा ऑलरेडी, कैटाइन तो ओनली एस के होंगे या पी के कुछ होंगे, वो हमने ऑलरेडी देखे। अब इसके बाद एनाइन भी देखेंगे पी के, तो डी का मैक्सिमम हम इग्नोर करते हैं। तो मैं डी ब्लॉक के फजान जरूर में थोड़ा सा घुस जाऊँगा, अगर सीखेंगे तो अच्छे से सीखेंगे सारा कुछ। तो डी ब्लॉक में क्या है, डी ब्लॉक में D1, D2, D3, D4, D5, ऐसे ही D9 एंड D10, यानी कि स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, ऐसे ही। तो स्कैंडियम में D1, टाइटेनियम में D2, वैनेडियम में D3, ऐसे ही D9 एंड D10। तो डी ब्लॉक में यही होता है। हाँ, तो D1 से लेके D10 तक अब हम बात करेंगे। डी ब्लॉक एलिमेंट्स में D1 से लेके D10 तक बात करेंगे। तो D10 ऑलरेडी हमने देखा, सीडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। असल में मुझे D10 के साथ अभी कुछ नहीं है, D1 से लेके D9 तक बात करेंगे। D1 फॉर एग्जांपल स्कैंडियम में D1 आता है 3D1, और कॉपर में 3D9। D1 से D9, फिर वो 3D हो, 4D हो या कुछ भी हो। तो D1 से लेके D9 तक अगर बात करेंगे, तो D1 से लेके D9 तक ज़्यादा इफेक्टिव बढ़ जाता है। क्यों ज़्यादा इफेक्टिव बढ़ जाता है? इसके पास प्रोटॉन है 21, इसके पास 22। फॉर एग्जांपल अगर हम स्कैंडियम, टाइटेनियम की बात करेंगे 23, 24, 25, ऐसे ही 29। तो जितने प्रोटॉन ज़्यादा होंगे उतना पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, जितना पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है उतना नेगेटिव चार्ज को वो अट्रैक्ट क्या करेगा, ज़्यादा। और जितना वो नेगेटिव चार्ज को ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा उतना ही बाहर वाले इलेक्ट्रॉन क्लाउड को भी अट्रैक्ट ज़्यादा करेगा, तो उतना पोलराइजेशन पावर क्या होगा, ज़्यादा। तो सिंपल मैंने बोला कि शाबाश, जितना D1 से लेके D9 तक शाबाश पोलराइजेशन ज़्यादा इफेक्टिव क्या होता है, बढ़ जाता है, और पोलराइजेशन पावर भी क्या होता है, बढ़ जाता है। तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि पोलराइजेशन पावर इंक्रीजेस फ्रॉम D1 टू D9, इंक्रीजेस फ्रॉम। तो मैं असल में वो नॉन पिग वाली बात कर रहा हूं। नॉन पिग में बहुत पिग एंड इग तो अंडरस्टूड है। नॉन पिग में इसका मतलब क्या है, 13 भी आ सकते हैं, 14 भी आ सकते हैं, 15 भी आ सकते हैं, 17 भी आ सकते हैं, बस 8 और 18 के बगैर कुछ भी आ सकता है। तो नॉन पिग में अगर 13 आ गया और 15 आ गया फॉर एग्जाम्पल, या 23 आ गया, मतलब 14 आ गया, 17 आ गया, तब हम क्या देखेंगे, दोनों तो नॉन पिग है, तब किसका पोलराइजेशन पावर ज्यादा होगा। तो मैंने क्या बोला कि D1 से लेके D9 तक पोलराइजेशन पावर बढ़ जाता है। मैंने बोला डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो है इनका पोलराइजेशन पावर D1 से लेके D9 तक अक्रॉस ए पीरियड, अलोंग ए पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जो है बढ़ जाता है। सर क्यों बढ़ जाता है? डी ब्लॉक एलिमेंट्स में आउटर मोस्ट शेल जो सब शेल जो होती है वो S होती है। जैसे स्कैंडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3D1 4s2 4s2, तो इसका मतलब क्या है 3D1 एंड 4s2। आउटर मोस्ट शेल जो है वो 4s है कि 3D है, 4। तो इसका मतलब क्या, हाँ लास्ट इलेक्ट्रॉन D में चला जाता है इसीलिए डी ब्लॉक बोलते हैं, लेकिन आउटर मोस्ट S होता है। तो अब देख लो वो S जो है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियस उसको अट्रैक्ट कर रहा है, अंदर कौन बैठा है, D उन S इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, उसमें भी D में भी इलेक्ट्रॉन है, वो उन S इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करना चाहिए, लेकिन वो उनको उतना ज्यादा रिपेल नहीं करता है। वो आप लोगों ने पढ़ा होगा, शाबाश, आप लोगों ने पढ़ा होगा दैट S, P, D एंड F में जो स्क्रीनिंग पावर होता है या शील्डिंग पावर होता है वो S एंड P, अभी मैंने बोला भी शायद, S एंड P का शील्डिंग सबसे ज्यादा, D एंड F की शील्डिंग अगर हम देखेंगे वो बहुत पुअर होती है। तो D उनको उतना ज़्यादा रिपेल नहीं करता है, तो एज अ रिजल्ट S थोड़ा सा क्लोज टू द न्यूक्लियस आ जाता है। अब देख लो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, तो ऑब्वियसली जब न्यूक्लियस उस इलेक्ट्रॉन, जब ये पॉजिटिव चार्ज उस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, तो अगर अंदर वाले अपने इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल कर, अगर मैं अपने इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल कर रहा हूं कि मुझे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन है, मतलब वो मेरी ओर आना चाहते हैं, लेकिन अंदर वाले उसको रिपेल कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली जो उसके बाहर दूसरा इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, किसी और एनायन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, उसको अट्रैक्शन ऑफर कितना होगा, कम। अब अगर मैं अपने इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहा हूं तो पॉसिबिलिटी है कि जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उसको भी थोड़ा सा अट्रैक्शन ऑफर होगा। तो इसका मतलब क्या है कि जिसमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, जिसमें अट्रैक्शन ज्यादा होगी,
जिसमें अट्रैक्शन ज़्यादा होगी उसमें पोलराइजेशन पावर भी क्या होगा, ज़्यादा। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है फ्रॉम D1 टू D9 एंड एज ए रिजल्ट पोलराइजेशन पावर भी D1 से लेके D9 तक क्या होता है, बढ़ जाता है। D1 से लेके D9 तक बढ़ जाता है। इसमें भी डी 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 एंड डी, हर एक में अंदर वाला डी है, तो अंदर वाला बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल ज़्यादा करेगा नहीं, तो रिपल्शन हर एक में पुअर है। तो रिपल्शन अगर हर एक में पुअर है तो बात आएगी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पे। मतलब देखो मैं अट्रैक्ट कर रहा हूं, हर एक केस में मैं अट्रैक्ट कर रहा हूं और हर एक केस में अंदर वाले उतना ज्यादा रिपेल नहीं कर रहे हैं। तो यहां से लेके वहां तक हर एक केस में अंदर वाले उतना ज्यादा रिपेल नहीं कर रहे हैं। अब ये डिपेंड करेगा मुझ पे, अगर मतलब मेरी टेंडेंसी ज्यादा है, अगर मैं ज्यादा अट्रैक्ट करना, अगर मेरे पास पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है मैं ज्यादा अट्रैक्ट करूंगा, अगर मेरे पास पॉजिटिव चार्ज कम है मैं कम अट्रैक्ट करूंगा। तो मेरे पास पॉजिटिव चार्ज ज्यादा कब है, जब मेरे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज्यादा होंगे। तो इसका मतलब क्या है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जिसको आप बोलते हो, Z इफेक्टिव यहां से यहां बढ़ जाता है। तो D1 से लेके D9 तक पोलराइजेशन पावर जो होता है वो इंक्रीज होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल है दैट इज Cu2 पॉजिटिव, Cu2 पॉजिटिव, Ni2 पॉजिटिव, Cu2 पॉजिटिव, Ni2 पॉजिटिव और CO2 पॉजिटिव और CO2 पॉजिटिव और CO2 पॉजिटिव और CO2 पॉजिटिव। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको पोलराइजेशन पावर ऑर्डर देखना है। क्या देखना है, पोलराइजेशन पावर ऑर्डर देखना है। देख लो, इसका एटॉमिक नंबर इज 29, इसका एटॉमिक नंबर इज 28, इसका इज 27। तो इसका शाबाश आप देखोगे, अब मैं डायरेक्टली लिखूंगा, ये आएगा अर्गोन 18 4s2 3d9, ये आएगा शाबाश 4s2 3d 4s1 3d10 एक्सेप्शनल होता है। ये आएगा अर्गोन 18 4s2 3d8, ये आएगा अर्गोन 18 4s2 एंड 3d7। अब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, 2 यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, तो यहाँ पे बचेंगे 9। तो ये बचा 3d9, ये बचा 3d8, ये बचा कितना 3d7। तीनों में इनर्ट गैस सीडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है ही नहीं। अगर तीनों में सीडो इनर्ट गैस, क्यों, क्योंकि इससे पहले तो होगा ना 3s2 एंड 3p6, इसमें भी होगा 3s2 एंड 3p6, इसमें भी होगा 3s2 एंड 3p6। अब देख लो कितने इलेक्ट्रॉन, 7 + 2 इज 9 + 6 इज 15, 8 + 2 इज 10 + 6 इज 10 + 6 is 16, 9 + 2 is 11 + 6 is 17। तो 17, 16, 15, हर एक केस में 18 नहीं है, सीडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है ही नहीं। अब देख लो D9, D8 और D7, मैंने क्या बोला, D1 से लेके D9 तक पोलराइजेशन पावर बढ़ जाता है। तो जितने D इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे उतना पोलराइजेशन पावर क्या होगा, ज्यादा। तो पोलराइजेशन पावर ऑर्डर होगा Cu2 पॉजिटिव ग्रेटर देन Ni2 पॉजिटिव ग्रेटर देन CO2 पॉजिटिव। तो आप मुझे बोलोगे CuCl2 और NiCl2 और COCl2 में ज्यादा कोवलेंट कौन होगा, CuCl2 will be more covalent than NiCl2, NiCl2 will be more covalent than COCl2। और एक बात आप याद रखोगे, डाउन द ग्रुप डी ब्लॉक में, ये आगे जब मैं डी ब्लॉक पढ़ाऊंगा तो इस चीज को मैं फिर से रिपीट नहीं करूंगा, ये मैंने यहीं पे समझाया। डाउन द ग्रुप क्या आप लिखोगे, डाउन द ग्रुप डी ब्लॉक में, डी ब्लॉक एलिमेंट्स में डाउन द ग्रुप, शाबाश, पोलराइजेशन पावर जो होता है वो इंक्रीजेस। डाउन द ग्रुप पोलराइजेशन पावर इंक्रीजेस। जैसे Zn2 पॉजिटिव, Cd2 पॉजिटिव, Hg2 पॉजिटिव, तीनों की इलेक्ट्रॉनिक आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, सेम। तो डाउन द ग्रुप क्या है, डी ब्लॉक में, वहां पे डाउन द ग्रुप S एंड P में डाउन द ग्रुप साइज बढ़ जाता है, और जितना साइज बढ़ जाएगा उतना पोलराइजेशन पावर कम होगा। लेकिन डी ब्लॉक में वैसा नहीं, डी ब्लॉक में डाउन द ग्रुप पोलराइजेशन पावर इंक्रीजेस। सो द ऑर्डर इज ये, Hg2 पॉजिटिव का पोलराइजेशन पावर ज़्यादा होगा देन Cd2 पॉजिटिव, Cd2 पॉजिटिव का पोलराइजेशन पावर ज़्यादा होगा देन Hg2 पॉजिटिव। जैसे ZnCl2, CdCl2 और HgCl2 में ज़्यादा कोवलेंट कौन होगा, ज़्यादा कोवलेंट होगा HgCl2 विल बी मोर कोवलेंट देन CdCl2, CdCl2 विल बी मोर कोवलेंट देन ZnCl2, CdCl2 विल बी मोर कोवलेंट देन ZnCl2। एक एक्सेप्शन आप याद रखोगे, इसमें एक एक्सेप्शन है दैट Be2 पॉजिटिव और Al3 पॉजिटिव में चार्ज ज़्यादा इस पे है, ज़्यादा, शाबाश, ज़्यादा होना चाहिए ये, क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, तो जितना चार्ज ज़्यादा उतना पोलराइजेशन पावर ज़्यादा। लेकिन इसमें ये होता है, ये एक्सेप्शन आप याद रखोगे।
Be2 पॉजिटिव और Al3 पॉजिटिव, जैसे BeF2 और AlF3 में ज़्यादा कोवलेंट होना चाहिए ये लिए, लेकिन होता है ये, तो ये आप याद रखोगे, एक्सेप्शन है Be2 पॉजिटिव, शाबाश का कोवलेंट ये पोलराइजेशन पावर Al3 पॉजिटिव से ज़्यादा होता है। तो अभी तक जो मैंने पढ़ाया उसका मतलब निचोड़ क्या है, उसका निचोड़ ये है कि जितना चार्ज ऑफ कैटायन ज़्यादा है, जितना चार्ज ऑफ कैटायन ज़्यादा है उतना पोलराइजेशन पावर ज़्यादा होगा, उतना कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा। जितना साइज ऑफ कैटायन कम है, साइज ऑफ कैटायन कम है, उतना पोलराइजेशन पावर ज़्यादा है, उतना कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा। जितनी पिग सीडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन अगर होगी तो पोलराइजेशन पावर ज़्यादा होगा, कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा। तो अब इस लास्ट में हमने क्या पढ़ा, लास्ट में हमने पढ़ा ये कि डी ब्लॉक में, बस डी ब्लॉक का हमने पढ़ा, वो डी ब्लॉक का है। तो फजान्स रूल में पोलराइजेशन पावर में ये 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, और कुछ जो भी अभी तक मैंने बोला मतलब ये मतलब 1 घंटे का क्लास हुआ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है और कुछ नहीं है। अब हम बात करेंगे पोलराइजेबिलिटी पे। किस पे बात करेंगे, हम बात करेंगे पोलराइजेबिलिटी पे। तो आप लिखोगे पोलराइजेबिलिटी, पोलराइजेबिलिटी। सबसे पहले पोलराइजेबिलिटी हम डिफाइन करते हैं एनायन के लिए। इट इज डिफाइंड फॉर एन एनायन। अभी तक हम बात कर रहे थे ओनली फॉर ए कैटायन, अब हम बात करेंगे एनायन की। हम कैटायन की बात नहीं करेंगे, बस बात करेंगे किसकी, एनायन की। तो एनायन के लिए हम डिफाइन पोलराइजेशन पावर नहीं करते हैं, हम पोलराइजेबिलिटी करते हैं। देख लो, अब ये कैटायन और ये कैटायन सेम, एक एनायन छोटा और दूसरा एनायन बड़ा, दूसरा एनायन बड़ा। अब देख लो, इसके पास बीच में न्यूक्लियस, इसके पास भी बीच में न्यूक्लियस, ये है इलेक्ट्रॉन, ये है इलेक्ट्रॉन। ये न्यूक्लियस अपने इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, ये मैं एनायन की बात कर रहा हूँ, ये न्यूक्लियस अपने इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। ज्यादा अट्रैक्ट किसको करेगा, ज्यादा अट्रैक्ट किसको करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को। क्यों, क्योंकि ये छोटा है, साइज मतलब छोटा है, यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज कम है अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कोलम्स फोर्स या कोलम्स लॉ। पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज डिस्टेंस कम है, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। जितनी डिस्टेंस कम उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा। तो यहाँ पे फोर्स ऑफ, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, यहाँ पे ये इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, कैटायन इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है। तो अगर इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड किया है अच्छे से, तो कैटायन उतना ज्यादा इसमें डिस्टॉर्शन नहीं कर सकता है, उतना ज्यादा इसको पोलराइज नहीं कर सकता है। अब देख लो, इसकी बात करेंगे, यहां पे ये पॉजिटिव चार्ज अपने इलेक्ट्रॉन को उतना स्ट्रांगली होल्ड नहीं कर रहा है, ये पॉजिटिव चार्ज इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर ज्यादा खींचता नहीं है। तो अगर ये इनको अपनी ओर ज्यादा खींचता नहीं है तो आप मुझे बोलो ये इनको ज्यादा खींचता नहीं है, यहां पे ये यहां से ये खींच रहा है। तो अगर इसने इसको अच्छे से पकड़ा होता तो ये दूसरा इसको अटैक नहीं कर पाता, लेकिन इसने इसको अच्छे से नहीं पकड़ा है, तो इसका मतलब क्या है, ये इजीली इसको, इन दोनों में से ये इसको इजीली पोलराइज करेगा। तो जितना एनायन का साइज बड़ा होगा उतना कैटायन उसको इजीली पोलराइज करेगा, और जितना एनायन पोलराइज होगा वो होगा उसकी पोलराइजेबिलिटी। पोलराइजेबिलिटी का मतलब क्या है कि एनायन कितना पोलराइज हो रहा है। तो एनायन कितना पोलराइज होगा वो डिपेंड करेगा एनायन की। तो इसका मतलब क्या है, एनायन, शाबाश, एनायन पोलराइजेबिलिटी मैं लिखूंगा ऐसे, पोलराइजेबिलिटी, पोलराइजेबिलिटी, पोलराइजेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एनायन। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एनायन। जितना एनायन का साइज बड़ा होगा, जितना एनायन का साइज बड़ा होगा उतना उसकी पोलराइजेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा, कि उतना ज्यादा वो पोलराइज होगा, उतना ज्यादा कैटायन उसको पोलराइज करेगा। क्यों, क्योंकि उतना कम अपने मतलब इन दोनों के बीच में उतनी कम अट्रैक्शन है, अपने न्यूक्लियस और अपने इलेक्ट्रॉन में कम अट्रैक्शन है। यानी कि मतलब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं एक मैं हेड ऑफ द फैमिली हूँ, तो मैंने फैमिली को अच्छे से कंट्रोल किया, तो बाहर वाला उस मेरे फैमिली मेंबर को अटैक नहीं कर सकता है इजीली। अब दूसरा हेड ऑफ द फैमिली है, उसने उसका साइज बड़ा है, तो इसका मतलब क्या है, तमिशो आँख नीचो सुचो वारिया दूर तमिशो नाजरन ताली वह में मतलब क्या को, कोई और अगर बाहर से आ गया वो उस पर ईजिली अटैक कर सकता है। तो अगर बाहर से कैटायन आ गया वो इसको पोलराइज करेगा, लेकिन अब अगर ये छोटा है तो इसने इसको स्ट्रांगली
स्ट्रांगली इसने मतलब अपनी फैमिली को स्ट्रांगली होल्ड किया है, तो इसका मतलब है बाहर वाला इसको इजीली अटैक नहीं कर सकता है। तो सिंपल का मतलब ये कि जितना एनायन का साइज बड़ा होगा इतना एनायन पोलराइज ज्यादा होगा। और सेकेंड थिंग इज दैट दिस पोलराइजेबिलिटी इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। ये इंपॉर्टेंट है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। जितना चार्ज ऑन एनायन ज्यादा होगा, जितना चार्ज ज्यादा होगा एनायन पे, जितना चार्ज ज्यादा होगा उतना वो पोलराइज ज्यादा होगा। कॉमन सेंस है। जितना इस पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा है उतना इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, जितना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है ऑब्वियसली उतना कैटायन उसको उतना ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। F is directly proportional to K Q1 Q2 upon R square। Q1 मैंने फिक्स माना, अभी कैटायन फिक्स है तो Q2 चेंज हो रहा है, इस पे चार्ज कम इस पे चार्ज ज्यादा, जिस पे चार्ज ज्यादा उस पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, कम। यानी कि इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ये Q1 है, ये Q2 है, ये Q1 है, ये Q2 है। इसका Q2 कम इसका Q2 ज्यादा, जितना Q2 ज्यादा होगा उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू ज्यादा होगा, यानी कि उतना ज्यादा ये इसको अट्रैक्ट करेगा, उतना ज्यादा ये डिस्टॉर्ट होगा, उतना ज्यादा ये पोलराइज होगा। तो डायरेक्टली proportional to charge and directly proportional to size। तो यहां से मुझे इतना पता चला कि फजान्स रूल जो है, फजान्स रूल को नटशेल में मैं मतलब शाबाश, नटशेल में जो भी आपको एग्जाम में पढ़ना है वो जो एग्जाम में याद रखना वो ये है कि कोवलेंट कैरेक्टर के लिए या पोलराइजेबिलिटी के लिए शाबाश कैटायन जो होना चाहिए वो होना चाहिए स्मॉल, कैटायन होना चाहिए स्मॉल, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा पोलराइजेशन पावर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज अपॉन साइज रेशो। एनायन जो होना चाहिए, एनायन होना चाहिए लार्ज। और चार्ज डेंसिटी जो होनी चाहिए, चार्ज डेंसिटी होनी चाहिए ज्यादा, चाहे वो कैटायन की चार्ज, यहाँ पे तो एनायन की चार्ज डेंसिटी है। देखो मैंने दो टर्म्स पढ़ी, एक पढ़ा मैंने पोलराइजेशन पावर कैटायन के लिए, वो मैंने पढ़ा चार्ज अपॉन साइज। तो मैंने क्या बोला, ये कैटायन के लिए है, ये एनायन के लिए है। अब देख लो कैटायन का साइज होना चाहिए कम, एनायन का साइज होना चाहिए ज्यादा, क्योंकि उतनी उसकी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होगी, उतना वो ज्यादा पोलराइज होगा। ठीक। थर्ड है चार्ज डेंसिटी। देख लो पोलराइजेबिलिटी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, पोलराइजेशन पावर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, यानी कि कैटायन उतना खतरनाक पोलराइजेशन कब करेगा, जब उस पर चार्ज ज्यादा होगा। तो एनायन कब ज्यादा पोलराइज होगा, जब उस पर चार्ज ज्यादा होगा। तो शॉर्ट में याद रखेंगे, चाहे कैटायन की चार्ज डेंसिटी हो या एनायन की चार्ज डेंसिटी हो, जितनी चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी उतना पोलराइजेशन पावर ज्यादा होगा, उतना कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। एंड लास्ट वन इज सीडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। बस ये 4 पॉइंट याद रख लो, आपका फजान्स रूल खत्म। कैटायन छोटा, एनायन बड़ा, चार्ज डेंसिटी ज्यादा, चाहे कैटायन की हो या एनायन की हो, शाबाश। और सीडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, जो मैंने बोला कि आउटर मोस्ट शेल में कितने होने चाहिए, 18 इलेक्ट्रॉन, तब शाबाश पोलराइजेशन पावर क्या होगा, ज्यादा। और एज ए रिजल्ट क्या होगा, तो एज ए रिजल्ट कोवलेंट कैरेक्टर क्या होगा, ज्यादा। एज ए रिजल्ट कोवलेंट कैरेक्टर क्या होगा, ज्यादा। अब देख लो कुछ क्वेश्चंस है मेरे पास है, शाबाश। N3 नेगेटिव, O2 नेगेटिव एंड F नेगेटिव, O2 नेगेटिव एंड F नेगेटिव। यहाँ पे देख लो मुझे चार्ज डेंसिटी दिख रही है ज्यादा, 3, 2 एंड 1। चार्ज डेंसिटी मतलब चार्ज, फिर पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, ज्यादा चार्ज किस पे, तो पोलराइजेशन पावर ये होगा, N3 नेगेटिव का ज्यादा होगा। सर साइज का इफेक्ट भी बताओ। तो एक ही फैमिली के मेंबर है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो, 7 + 3 = 10, 8 + 2 = 10, 9 + 1 = 10। 9 एटॉमिक नंबर, एक गेन किया है। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक के लिए मैंने क्या बोला, पोलराइजेशन पावर या पोलराइजेबिलिटी दोनों ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज डेंसिटी। और आप लोगों ने शायद पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में पढ़ा होगा, ये सारा रिलेटेड होता है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में पढ़ा होगा। आइसो इलेक्ट्रॉनिक के लिए जितना नेगेटिव चार्ज एनायन पे ज्यादा होगा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक के लिए जितना नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा उतना साइज भी क्या होगा, ज्यादा। साइज का ऑर्डर भी यही है, साइज का ऑर्डर भी यही है। तो पोलराइजेशन पावर क्या होगा, N3 नेगेटिव ग्रेटर देन O2 नेगेटिव ग्रेटर। मुझे P3 नेगेटिव, S2 नेगेटिव और Cl नेगेटिव का ऑर्डर देखना है, तो डायरेक्टली ये चार्ज डेंसिटी I नेगेटिव, Br नेगेटिव, शाबाश, Cl नेगेटिव एंड F नेगेटिव। इसमें आपको पोलराइजेबिलिटी, नॉट पोलराइजेशन पावर, क्योंकि एनायन है, एनायन के लिए तो पोलराइजेशन पावर का कोई मतलब नहीं है। पोलराइजेबिलिटी देखना है। पोलराइजेबिलिटी देख लो, माइनस 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 एंड माइनस, यहाँ पे चार्ज सेम है, तो ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज तो मैं नहीं बता सकता हूँ, मैं साइज पे बताऊंगा। आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन सारे एक ही ग्रुप के मेंबर है। डाउन द ग्रुप शाबाश साइज इंक्रीजेस, तो I नेगेटिव ग्रेटर देन Br नेगेटिव ग्रेटर देन Cl नेगेटिव। अच्छा मुझे बोलो NaI
और NaBr और NaCl और NaF में ज्यादा कोवलेंट कौन होगा? यहां पे देख लो Na सेम, कैटायन सेम, तो पोलराइजेशन पावर क्या होगा? सेम। बात आएगी पोलराइजेबिलिटी पे, I नेगेटिव, Br नेगेटिव, Cl नेगेटिव, F नेगेटिव, तो ज्यादा पोलराइजेबिलिटी किसकी? इसकी। ये ज्यादा, देखो ये मेरा मतलब यहां पे भी मैं ही हूं, तो इसका मतलब क्या है? यहां पे कैटायन जो है सेम है, मेरा पोलराइजेशन पावर जो है मेरा सेम है, मेरी मतलब है कच्छ में कोई नहीं, ता कच्छ में आको वंश में कि ये I नेगेटिव, ये जो मतलब इसकी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा है, ये ज्यादा पोलराइज होना चाहता है। मतलब मैं इससे भी 10 रुपये मांग रहा हूँ, इससे भी 10 रुपये मांग रहा हूँ, इससे भी 10 रुपये मांग रहा हूँ, इससे मुझे 10 रुपये मांगने की ताकत है, एबिलिटी है, लेकिन वो खुद देना चाहता है 20, क्योंकि उसकी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा है, तो ऑब्वियसली मैं 20 लूंगा। तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पे पोलराइजेशन ज़्यादा होगी, तो इसका मतलब क्या है? कोवलेंट कैरेक्टर। तो कोवलेंट कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन पावर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेबिलिटी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेबिलिटी। आप लोगों को, आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा, और एक क्वेश्चन है, शाबाश, और एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऐसा है, Li3n, Li2o और LiCl का कोवलेंट कैरेक्टर ऑर्डर लिख लो। आपको क्या सेम दिख रहा है? आपको क्या सेम? मुझे Li और Li सेम दिख रहा है, कैटायन सेम दिख रहा है, तो कौन डिसाइड करेगा? एनायन। यहाँ पे एनायन क्या है? N3 नेगेटिव, यहाँ पे क्या है? O2 नेगेटिव, यहाँ पे क्या है? Cl नेगेटिव, क्योंकि मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है और कुछ नहीं। 3 × 1 + x = 0, x = -3, 3 × मतलब 2 × 1, क्योंकि ये अल्कली मेटल है, अल्कली मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट +1, 2 × 1 = 1 + x = 0, तो -2, ऐसे ही -1। अब आप मुझे बोलो ऑर्डर, पोलराइजेबिलिटी ऑर्डर क्या? ये तो कोवलेंट कैरेक्टर ऑर्डर क्या? ये काम खत्म। आई होप आप लोगों को कोवलेंट कैरेक्टर वाले सारे क्वेश्चंस खुद से आएंगे। आज के क्लास में फिलहाल, आज के क्लास में इतना ही। कल मैं पॉलीएटॉमिक और थर्मल स्टेबिलिटी बोलूँगा। पॉलीएटॉमिक एनाइंस में क्या होता है वो हम कल देखेंगे, और थर्मल स्टेबिलिटी देखेंगे। अगेन लास्ट में फिर से रिपीट करूँगा, शाबाश, लास्ट में मैं फिर से रिपीट करूँगा जो भी मैंने बोला, लास्ट में मैं फिर से रिपीट करूँगा। हाँ, क्लास थोड़ा सा बड़ा हो गया, तो जिसको भी लास्ट के 10 मिनट देख लो, यहाँ क्वेश्चंस आप खुद से करोगे घर में, तो कुछ पॉइंट्स है। एक है कि शाबाश फजान्स रूल बोलता है कि स्मॉल शुड बी कैटायन, एनायन शुड बी लार्ज, एंड थर्ड पॉइंट इज कि चार्ज डेंसिटी शुड बी मोर, and fourth one is pseudo inert gas configuration। अगर ये कंडीशन फॉलो होती है तो कोवलेंट कैरेक्टर क्या? पोलराइजेशन ज़्यादा होगी, कोवलेंट कैरेक्टर क्या होगा? ज़्यादा। बस ये फजान्स रूल है। आप इन चीज़ों को क्या करोगे? कॉपी करोगे, और घर में जो भी क्वेश्चन, ये जो भी ऐसा क्वेश्चन आपको दिखेगा कि इनका ऑर्डर, कोवलेंट कैरेक्टर ऑर्डर लिख लो, इनकी पोलराइजेबिलिटी ऑर्डर लिख लो, या पोलराइजेशन पावर ऑर्डर लिख लो, या पोलराइजेशन पावर ऑर्डर, पोलराइजेशन ऑर्डर, पोलराइजेबिलिटी ऑर्डर, या कोवलेंट कैरेक्टर ऑर्डर, या इवन आयनिक कैरेक्टर ऑर्डर। अब देख लो, शाबाश, तो मैक्सिमम लोग इसमें भी कंफ्यूज हो जाएंगे। LiCl और NaCl में ज्यादा कोवलेंट कौन है? LiCl। क्यों? क्योंकि Cl सेम। बात आएगी कैटायन पे, कैटायन इज Li पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, दोनों पे चार्ज सेम। चार्ज जब सेम होती है तो बात आती है साइज पे। कैटायन का साइज क्या होना चाहिए? छोटा। तो छोटा किसका है? Li पॉजिटिव के Na पॉजिटिव? Li पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस, Na पॉजिटिव तो बड़ा है, तो पोलराइजेशन पावर किसका ज्यादा है? Li पॉजिटिव। तो कोवलेंट कौन होगा ज्यादा? LiCl। अब अगर क्वेश्चन में ये याद रखना, ऊपर लिखा होगा आयनिक कैरेक्टर ऑर्डर, नॉट कोवलेंट कैरेक्टर ऑर्डर, तो आयनिक कैरेक्टर ऑर्डर क्या होगा? रिवर्स। क्यों होगा रिवर्स? क्योंकि LiCl और NaCl में ज्यादा कोवलेंट कौन? LiCl। तो ये कम कोवलेंट, जो कम कोवलेंट वो ज़्यादा आयनिक, कम। काम खत्म। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। आज के क्लास में इतना ही, बाकी कल। अब इसमें एक ही टॉपिक बचता है, वो है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। ऑल्दो टॉपिक बच गया, हाँ, फॉर्मल चार्ज कैलकुलेशन भी एक टॉपिक है, और कोई टॉपिक नहीं है, उसमें एक फॉर्मूला है, डायरेक्टली वैल्यू सबस्टिट्यूट कर लो, फॉर्मल चार्ज निकला। इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस में हाइड्रोजन बॉन्ड, वो मैं कल पढ़ाऊँगा। आज की क्लास में इतना ही, तो बस, अल्लाह हाफ़िज़।